Welcome and thank you for choosing free conference. You're helping people around the world communicate for free. There are 2 participants in the conference. Ay, será que la de... हाँ बेटा, विजिबल है तुम्हें? ये कैप्टन अमेरिका विजिबल है? हाँ सर, मैं हूँ मैं। हाँ, ध्यान दो, मुझे फोटो दिख रही है तेरी। तो वीडियो कट गया था ना। कोई नहीं, चल जाएगा। अर्चित विजिबल है? ठीक है, हाँ दिख गया। 1 मिनट का वेट कर लेते हैं, और भी आ जाए, उसके बाद में क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम दे दे के आता हूँ मैं। नितिन, ऑडियो बंद कर बेटा। नितिन, ऑडियो बंद कर। आ गया सर। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं अपन। देखो, हमने फंक्शंस पढ़ रहे थे हम, और फंक्शन में हमने कंप्लीट कर लिया था रिलेशन का टॉपिक, और फंक्शन में हमने 1-1 का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, और आज हम पढ़ेंगे ऑन टू के लिए। तो 1-1 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था, और अब हम ऑन टू करेंगे, ध्यान देना। देखो, ऑन टू फंक्शन हमारे 2 टाइप के होते हैं, हमने पढ़ा था, एक 1-1 बोला था, और एक पढ़ा था हमने ऑन टू। तो ऑन टू फंक्शन होता क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ध्यान से सुनना और समझना। 1-1 फंक्शन का मतलब होता है, उसका जो लेना देना होता है वो डोमेन के साथ होता है, और ऑन टू डिपेंड करता है उसके को डोमेन के ऊपर। तो अब ऑन टू का क्या मतलब होता है, देखो, मान लो कि कोई फंक्शन है मेरा x से y के अंदर, ठीक है, और इस फंक्शन में x तो मेरा माना जाएगा डोमेन, y माना जाएगा इसमें को डोमेन। तो ये माना जाएगा, एक तरह से इसे हम कहेंगे ये है डोमेन, और इसे हम कहेंगे कि ये है को डोमेन। तो ये डोमेन और को डोमेन होते हैं। इनको हम इमेज और प्री इमेज भी बोलते हैं। कोई भी जो हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट होगा, अगर मान लो कि ए मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका आंसर है हमारे पास में यहाँ पर जैसे एल, बी एलिमेंट है उसका आंसर आ गया एम, सी एलिमेंट है जिसका आंसर आ गया एन। तो ए है प्री इमेज, और एल क्या माना जाएगा, इमेज। एल है इमेज, ए है उसके रेस्पेक्ट में प्री इमेज, ये है प्री इमेज बी, और एम माना जाएगा इमेज। सी को बोलेंगे हम प्री इमेज, और एन माना जाएगा उसका इमेज। तो इस तरफ होता है हमारा प्री इमेज, और इस तरफ होगा उसका इमेज। तो ऑन टू का मतलब है कि जो हमारे को डोमेन के अंदर है, को डोमेन के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज नहीं हो। जैसे एल का प्री इमेज मौजूद है, एम का भी प्री इमेज है, एन का भी प्री इमेज है, लेकिन अगर मान लो कि ये एक एलिमेंट रह जाता है एस का कोई प्री इमेज नहीं है, तो फिर इस फंक्शन को हम ऑन टू नहीं कहेंगे। ऑन टू का मतलब है उसके को डोमेन और रेंज
बराबर होनी चाहिए। कोडोमेन का हर एलिमेंट कभी ना कभी रेंज का काम करना चाहिए, या फिर ये भी कह सकते हो कि कोडोमेन का जो हर एलिमेंट है उसके रेस्पेक्ट में एक प्री इमेज डिफाइन होनी चाहिए। तो अगर कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज मौजूद होती है तो उस फंक्शन को बोलेंगे हम ऑन टू फंक्शन। और अगर एक भी एलिमेंट ऐसा बच गया जिसका प्री इमेज वहां मौजूद नहीं हो तो उस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो ऑन टू का मतलब है कि उसका जो कोडोमेन है वो रेंज जरूर बनना चाहिए। कोडोमेन का हर एलिमेंट और रेंज दोनों बराबर होनी चाहिए। तो कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए वहां प्री इमेज मौजूद होनी चाहिए, उसको बोलेंगे ऑन टू। और अगर एक भी एलिमेंट के लिए प्री इमेज नहीं है तो उसको हम बोलेंगे कि वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं। ओके, समझना देखो एक बार। मान लो कि हमारे पास में फंक्शन है f इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर वेयर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इस फंक्शन के लिए हमारे पास रियल नंबर से रियल नंबर है, मतलब डोमेन जो होगा हमारा वो होगा रियल नंबर्स, और जो कोडोमेन होगा वो भी होगा रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, जीरो भी आएगा, डेसिमल भी होगा, फ्रैक्शन भी होगा, अंडर रूट भी होगा, सारे नंबर आएंगे इसके अंदर। सो जैसे मैं मोटे मोटे तौर पर नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। बीच में डेसिमल नंबर भी होंगे लेकिन मैं उनको इंडिकेट अभी नहीं कर रहा, मैं तो केवल इनके बेसिस पर ही देख लेता हूँ। इधर भी रियल नंबर है तो इधर भी ये लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ओके, अब तन्मय मुझे बताना कि मैं अगर फंक्शन के अंदर 0 पुट करूंगा तो उसका आउटकम कितना आएगा? तन्मय सर 0 आएगा। बिल्कुल 0 आएगा। 1 रखने पर 1 रखने पर 1 रखने पर 1 आएगा। 2 रखने पर 4, 3 रखने पर 9। ठीक है, अब मुझे ये बता कि -1 रखूं तो कितना आएगा? 1 आएगा 1। +1, -2, +4, -3, +9। ठीक है, तो मतलब कोई भी नेगेटिव वाला आंसर में कभी आ पाएगा क्या? नहीं। तो क्या उनका कोई प्री इमेज मौजूद होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये निकलता है कि मैं इसके लिए ये रीजन दे सकता हूं फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y, मतलब कोडोमेन दैट बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर्स, यानी जितने भी कोडोमेन में नेगेटिव रियल नंबर्स है उनका हमारे पास कोई प्री इमेज नहीं है। और इस फंक्शन को अब हम कहेंगे कि ये ऑन टू नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताना क्या 2 कभी आंसर में आ पाएगा क्या? नहीं। अच्छा, आ जाएगा ना √2। बिल्कुल, क्योंकि रियल नंबर के अंदर √2 भी होता है हमारे पास, और √2 को मैं पुट करूंगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 2। 3 भी आंसर आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा। मतलब पॉजिटिव में एक भी ऐसा नंबर नहीं बचेगा जो कभी आंसर में नहीं आए। हर नंबर कभी ना कभी आंसर में जरूर आएगा। लेकिन बात है नेगेटिव की। इन नेगेटिव के लिए मेरे पास कोई प्री इमेज मौजूद नहीं है। पॉजिटिव के लिए तो है मेरे पास प्री इमेज, बल्कि एक एक नंबर की कईयों की तो 2-2 प्री इमेज है। ओके, सो उस हिसाब से अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा तो मेरा रीजन ये होगा कि इसमें नेगेटिव रियल नंबर के लिए कोई प्री इमेज मौजूद नहीं है, इसलिए इस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन नहीं कहेंगे। अच्छा, ये 1-1 फंक्शन है क्या? नितिन जवाब देना। नितिन, नितिन, नितिन सुनाई दे रहा है तुझे? चल अर्चित, अर्चित, क्या ये 1-1 फंक्शन है क्या? है, रीजन?
तो नहीं है तो नहीं का रीजन दो। नहीं, क्योंकि x1 इक्वल्स टू माइनस x2 है। बिल्कुल, या फिर ये कह सकते हो कि मैंने यहाँ डोमेन बदला था, -1 पुट किया एक बार पॉजिटिव का 1 पुट किया और दोनों में आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो डोमेन बदलने के बावजूद यहाँ पर रेंज नहीं बदला, इसलिए इस फंक्शन को हम 1 1 नहीं कहेंगे। और अगर ऑन टू की बात करें तो ये ऑन टू भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट बच गए मेरे पास जिनका कोई प्री इमेज है ही नहीं। इसलिए इस फंक्शन को ना तो मैं 1 1 कहूंगा और ना इस फंक्शन को ऑन टू कहूंगा। तो ये फंक्शन ना तो 1 1 फंक्शन है और ना ये ऑन टू है। खैर, हम तो बात ऑन टू की कर रहे थे, तो ऑन टू के लिए मैं फिर से बता दूं, ऑन टू का मतलब होता है कि उसका कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सबका कोई ना कोई प्री इमेज मौजूद होना जरूरी है। अगर सबका प्री इमेज है यहाँ पर तब बोलेंगे कि ये ऑन टू है, और अगर कोई भी एक एलिमेंट मुझे ऐसा दिखाई देता है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है तो ये ऑन टू फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अब जैसे मानते हैं कि ये मेरा फंक्शन है रियल नंबर टू नेचुरल नंबर, रियल नंबर से नेचुरल नंबर में है, मतलब अब इस तरफ जो मेरे पास में नेगेटिव के वैल्यूज है वो हट गए। यहाँ पर नेचुरल नंबर कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं यहाँ पर इंटीजर कह देता हूँ। अब इंटीजर से नेचुरल ये बिल्कुल ठीक है। तो अब मेरे पास इधर इंटीजर है, पॉजिटिव में नेगेटिव में दोनों नंबर है, इधर केवल और केवल रियल नंबर है और नेचुरल नंबर है जो कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो क्या अब ये वाला जो फंक्शन है क्या ये अब ऑन टू बन पाएगा? क्या जवाब देना, क्या ये अब ऑन टू फंक्शन है क्या? बिल्कुल तो है। देखो, ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है उसका कोडोमेन का एलिमेंट रेंज का काम कर रहा है, या फिर कोडोमेन का जितना भी एलिमेंट है उन सब का कोई ना कोई प्री इमेज मौजूद होगा। तो यहाँ पर मेरे पास इंटीजर है, इधर मेरे पास नेचुरल है, 1 आंसर में आएगा, 2 बार आएगा, एक तो -1 पुट करूंगा तो एक बार +1 पुट करूंगा तो ये जो 2 है क्या 2 कभी आंसर में आ पाएगा? क्या जवाब दे दो। अरे नहीं आएगा। हाँ। बिल्कुल, अगर हम ये बात करें कि यहाँ पर इंटीजर नंबर है, इधर मेरे पास नेचुरल है, तो 1 पुट करूंगा तो 1 आएगा, 2 पुट करूंगा तो 4, 3 पुट करूंगा तो 9, तो 8 आंसर कब आएगा, 7 आंसर कब आएगा, 6 आंसर कब आएगा? क्योंकि मैं अब अंडर रूट में तो पुट कर नहीं सकता। इधर तो मेरे पास केवल और केवल इंटीजर है, इंटीजर में डेसिमल के वैल्यू नहीं आते, अंडर रूट नहीं आते, तो फिर 2 आंसर कभी भी नहीं आ पाएगा, 3 आंसर नहीं आ पाएगा, 5 आंसर नहीं आ पाएगा। तो बहुत सारे रीजन हो गए जिससे मैं ये कह सकता हूं कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। ओके, तो अब मैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझा रहा हूं कि ऑन टू को हम एग्जाम में किस तरह से शो करेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है या फिर ऑन टू नहीं है। तो देखो, पहले तो मैं स्पेशल फंक्शन नहीं, ऑन टू के लिए बात करूंगा ऑर्डिनरी जो मेरे पास फंक्शंस होंगे उनकी, और उनका एक यूनिक मेथड सिखाऊंगा। जैसे मेरे पास f इज फ्रॉम रियल नंबर टू r-3 टू r-1, ये एक फंक्शन डिफाइन है सच दैट fx इक्वल टू x प्लस 7 अपॉन x माइनस 3, और मुझे इस फंक्शन को 1 1 ऑन टू दोनों चीज चेक करनी है। मैं यहाँ 1 1 ऑन टू दोनों चीज चेक करके बता रहा हूँ, ध्यान देना। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं 1 1। तो 1 1 को चेक करने का तरीका मैंने एक यूनिक मेथड सिखाया था कि हमें 2 एलिमेंट लेने हैं x1 x2 फ्रॉम इट्स डोमेन। तो यहाँ पर लेट करेंगे हम x1 x2 बिलोंग्स टू r-3। तो इसके डोमेन के अंदर से हमने 2 एलिमेंट ले लिए, एक तो ले लिया x1, एक ले लिया x2। ओके, सच दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। तो इस तरह से हमने ये 2 एलिमेंट लिए हैं ताकि f(x1) f(x2) के इक्वल आ जाए। तो f(x1) यहाँ पर मैं x1 पुट कर दूंगा, x1 प्लस 7 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू f(x2). तो f(x2) का मतलब यहाँ x2 पुट करेंगे, x2 प्लस 7 अपॉन x2 माइनस 3। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x1 x2 माइनस 3x1 प्लस 7x2 माइनस 21
इक्वल में x1 x2 प्लस 7x1 माइनस 3x2 और माइनस 21। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x1 x2 और माइनस 21 से माइनस 21 कैंसिल हो जाएगा। x1 x2 से x1 x2 माइनस 21 से माइनस 21। x1 को एक तरफ लाता हूँ तो माइनस का 10x1, x2 को एक तरफ लेके जाता हूँ तो माइनस का 10x2। माइनस से माइनस 10 से 10 भी कट जाएगा और अब यहाँ पर बचेगा x1 इक्वल टू x2। और इसके लिए अब मैं इस फंक्शन को कहूंगा कि ये फंक्शन मेरा 1 फंक्शन जरूर है। तो ये तो बात हो गई 1 की। अब हम बात करेंगे ऑन टू की कि ये ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए प्रोसेस सिखा रहा हूं मैं। पहले जो भी फंक्शन मुझे दिखाई देता है मैं उस फंक्शन को y के इक्वल मान लूंगा। ऑन टू को करने के लिए जो भी फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है उस फंक्शन को हम y के इक्वल मान लेंगे। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे कि जो हमारा fx फंक्शन है जो कि है x प्लस 7 अपॉन x माइनस 3, इसको मैं y के इक्वल मान लूंगा। और अब क्या करना है, अब हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और वैल्यूज को ट्रांसपोज करके x के इक्वल में लिखना है। अभी एक तरफ y अकेला है, मैं अब क्रॉस मल्टीप्लाई और ट्रांसपोज की हेल्प से x को अकेला बनाऊंगा किसी भी एक तरफ। तो पहले मैं एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो x प्लस 7 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y। मुझे फिलहाल x की वैल्यू से मतलब है, इसलिए x की वैल्यूज को एक तरफ भेज दूंगा और y की वैल्यूज दूसरी तरफ आ जाएगी। तो इधर हो जाएगा 3y प्लस 7 इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स। इन दोनों में से हम x को कॉमन लेंगे तो इस कॉमन को मैं इधर लिख रहा हूँ 3y प्लस 7 इक्वल टू x को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा y माइनस 1। अब इसको डिवाइड कर दो तो 3y प्लस 7 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू x। ये जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह किया, क्या ये चीज समझ में आती है तुम्हें? जवाब दे दो एक बार मुझे। अच्छे से आ गई ये चीज समझ में? ओके, सो मैंने यहां पर फंक्शन को y के इक्वल रखा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टारगेट रखा x का वैल्यू फाइंड आउट करना। इसके लिए मैंने x के टर्म्स को किसी एक तरफ ट्रांसपोज कर दिया और बाकी के सारे टर्म दूसरी तरफ। फिर x की जो दो टर्म है उनमें से x को कॉमन लिया और इसको डिवाइड किया तो x का वैल्यू बन गया 3y प्लस 7 अपॉन y माइनस 1। और अब हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान से सुन लेना। अब इसमें मैं अपोजिट प्रोसेस करूंगा। अपोजिट का मतलब मैं y को तो पुट करूंगा, x को चेक करूंगा। तो x का मतलब होता है डोमेन, y मतलब रेंज, लेकिन रेंज कहां से निकल कर आती है, कोडोमेन में से। मैं ये चीज अब यहां पर शो करके दिखाऊंगा कि मेरा पूरा का पूरा कोडोमेन है ना वो रेंज के बराबर है। पूरा का पूरा कोडोमेन रेंज के इक्वल है। इसे अब मैं यहाँ पर शो करूंगा। और कैसे शो करना है, ध्यान से देखो। y का वैल्यू अगर मैं इसको पूरा का पूरा रेंज मान लेता हूं तो 1 को छोड़कर मैं यहाँ कोई भी रियल नंबर y की जगह रख सकता हूं। तो ठीक है, रख कर देखो। तो y का वैल्यू अगर मैं कोई भी रियल नंबर रखूं 1 के अलावा, 1 की बात नहीं कर रहा मैं क्योंकि 1 तो यहाँ क्वेश्चन में मुझे दे ही नहीं रखा। तो 1 के अलावा अगर मैं कोई भी रियल नंबर रखूं तो रियल नंबर में 3 का मल्टीप्लाई रियल, 7 का एडिशन रियल, 1 का सब्ट्रैक्शन रियल, एंड रियल अपॉन रियल इज ऑल्सो रियल। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि y का वैल्यू मैं कुछ भी रख लूं, x मेरे पास एक रियल नंबर ही आएगा, रियल नंबर के अलावा कुछ नहीं हो सकता। और x मेरा वैसे भी कैसा नंबर है, रियल नंबर है 3 को छोड़कर। और वैसे भी y का जो मर्जी है वैल्यू पुट करके देख लो, कभी ये 3 के इक्वल नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये निकलता है कि y को अगर मैं कोई भी रियल नंबर पुट करूंगा तो जो आंसर आने वाला है वो x के अंदर मैच करेगा, x के अंदर मैच करेगा। इसका मतलब x के अंदर उसका मुझे प्री इमेज ढूंढने पर जरूर मिल जाएगा। तो अब मैं इस चीज को लैंग्वेज में लिखूंगा और ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लैंग्वेज को, एक बार ध्यान से समझना। मैं इस तरफ लिख रहा हूं कॉर्नर में, यहां लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r माइनस 1 देयर एग्जिस्ट
a domain in X belongs to R minus 3. So F is on to. इस तरीके से हम इस लैंग्वेज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे. हम यहाँ पर ये बताएंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r माइनस 1, यानी r माइनस 1 की सारी वैल्यूज के लिए देयर एग्जिस्ट अ डोमेन. यहाँ पर एक डोमेन एग्जिस्ट करता है इन x बिलोंग्स टू r माइनस 3. कहाँ पर बिलोंग करता है? r माइनस 3 के अंदर बिलोंग करता है, जो कि एक तरह से x है. x के तौर पर मैंने रिप्रेजेंट किया था. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हर एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज मुझे मिल जाएगा, एक डोमेन का एलिमेंट मुझे मिल जाएगा. इसलिए इस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहेंगे. ये ऑन टू का जो मेथड है ये समझ में आ गया क्या? जवाब दे दो एक बार. कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी को इसमें? बाकी भी अपना रिप्लाई कर दो भाई. बाकी झालानी समझ आ गया क्या तुझे? अक्षत समझ में आ गया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं. अपना ऑडियो बंद कर. तन्मय ऑडियो बंद कर. जॉन त्रिवेदी, जॉन. हाँ समझ में आ गया बेटा? ठीक है, हाँ पूछो अपना क्वेश्चन. ये लास्ट में जो एक्सप्रेशन बना है ना x वाला हाँ इससे जो y की वैल्यू आएगी वो रेंज आएगी. ठीक है. और जो क्वेश्चन में y दे रखा है वो कोडो में रह जाएगा. बिल्कुल. तो फिर अपन डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं ना कि रेंज इज इक्वल टू कोडो में, तो भी वो ऑन टू बोल सकते हैं. हाँ बिल्कुल कह सकते हैं ये भी चीज, लेकिन इसको एक तरह से लैंग्वेज में शो करना था. मैं ये नहीं शो करना चाह रहा, यानी कोडोमेन इक्वल टू रेंज में कह सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई एक प्रॉपर रीजन भी तो मुझे देना होगा. और रीजन का छोड़ो, आप उसको एक तरह से लैंग्वेज में भी डिस्क्राइब कर दो कि कोडोमेन रेंज के बराबर क्यों है. ये भी चीज लिख दो. चाहे आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो. तन्मय एक और चीज सुन लो. अब अगर मैं ये जो मेरा फंक्शन बनाना, इसको मैं जी फंक्शन मान लेता हूं, ठीक है? और उस जी फंक्शन को तुम वापस 1 1 शो कर दो. 1 1. इससे ये माना जाएगा कि उल्टी तरफ से जब मैं आऊंगा ना, तो हर एलिमेंट का एक एक ही आंसर आएगा. तो मतलब क्लियर हो गया कि सबका आंसर है, सबका प्री इमेज है, और फिर ये ऑन टू अपने आप ही क्लियर हो जाएगा. तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि मैंने ये x के इक्वल में जो एक्सप्रेस किया, इसको कोई दूसरा नया फंक्शन मान लो, और उस नए फंक्शन को फिर से तुम 1 1 के लिए सॉल्व कर दो. और g फंक्शन को भी जब मैं 1 1 प्रूव कर दूंगा, तो उसका मतलब ये माना जाएगा कि y को अगर मैं इसको डोमेन मान लूं, तो y के लिए एक वैल्यू के लिए एक आंसर है. मतलब आंसर तो है ना कम से कम, और अगर आंसर है तो इसका मतलब सबका प्री इमेज है, y का x के अंदर प्री इमेज है. और फिर मैं इसको ऑन टू आराम से कह सकता हूं. ठीक है तन्मय? ठीक है, अपना ऑडियो बंद कर. अब जैसे मेरे पास कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिनका ऑन टू शो करने के लिए ये मेथड काम नहीं करेगा. उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए हम डायरेक्ट कोई ना कोई एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढते हैं जिससे ये ऑन टू गलत हो जाए. गलत होने का मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट y का मैं शो करूंगा जिसका कोई प्री इमेज वहां पर मौजूद नहीं होता. जैसे एक
बेटर एग्जांपल है कि हम f ले लेते हैं z2n, मतलब इंटीजर से नेचुरल नंबर के अंदर ये डिफाइन है और सच दैट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं इसके लिए बता रहा हूँ, फिलहाल मैं 1 1 ऑन 2 दोनों सॉल्व कर रहा हूँ। इसके लिए 1 1 हमने पहले से भी सॉल्व कर रखा था, फिर भी मैं एक बार फिर से 1 1 ऑन 2 दोनों चीज बता रहा हूँ। और हाँ, इस क्वेश्चन के साथ में 1 1 और ऑन 2 का पूरा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेना। जो भी कुछ क्वेश्चन पूछना है वो पूछ लेना, क्योंकि अब इसके जस्ट बाद में मैं इनवर्टिबल फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूं जो कि इनडायरेक्टली 1 1 और ऑन 2 पर ही डिपेंड करेगा। इसलिए 1 1 और ऑन 2 के लैंग्वेज में या फिर इसके मैथमेटिकल जो लैंग्वेज है या फिर जो भी डेफिनेशन है उसमें कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होता है वो इस क्वेश्चन के साथ में पूछ लेना मुझसे, क्योंकि इसके बाद मैं इनवर्टिबल फंक्शन स्टार्ट करूंगा। तो देखो, जैसे ही मेरा फंक्शन है मैं सबसे पहले 1 1 को चेक करता हूँ कि ये 1 1 है या 1 1 नहीं है। तो 1 1 होने या नहीं होने के लिए हम यहाँ पर लेट करेंगे x1 x2 दो एलिमेंट फ्रॉम इट्स डोमेन z। सो इंटीजर के अंदर से हमने दो एलिमेंट लेट कर लिए x1 x2 सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 मैंने fx2 के इक्वल लिख दिया, तो fx1 का मतलब यहां से लिखूंगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। माइनस में ट्रांसपोज करते हैं तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो इसे a प्लस बी a माइनस बी लिखेंगे, मतलब x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करते हैं, जिससे आएगा x1 इक्वल टू माइनस का x2 और एक आएगा x1 इक्वल टू x2। क्या हुआ? कुछ बोलना चाहता है कोई? और अगर नहीं तो बीच में मत बोला करो, ऑडियो बंद रखो अपना। तो फिलहाल इसके बेसिस पर तो मैं इसे 1 1 जरूर कहूंगा, लेकिन ये जो मेरा टर्म है ये 1 1 इंडिकेट नहीं कर रहा, और इसको मैं गलत अगर प्रूव कर सकता हूं तो मैं 1 1 कह सकता हूं, लेकिन इसको गलत करने का कोई रीजन नहीं है मेरे पास, क्योंकि अगर मेरा x2 एक इंटीजर नंबर है तो माइनस का x2 भी एक डेफिनेटली इंटीजर नंबर माना जाएगा। तो मतलब रेंज बराबर तब है जब डोमेन बराबर है, लेकिन रेंज बराबर तब भी है जब डोमेन में माइनस का डिफरेंस है। इसलिए इस फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन नहीं कहेंगे। तो ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होता, ये फंक्शन है नॉट 1 1। इसके लिए तुम एक ये वाला रीजन भी दे सकते हो कि f2 का वैल्यू आएगा 4 और f-2 का वैल्यू भी आएगा 4। तो यहाँ पर लिखेंगे f2 इज इक्वल टू f-2 बट 2 इज नॉट इक्वल टू -2। तो यहाँ रेंज तो बराबर है लेकिन उनके रेस्पेक्ट में डोमेन बराबर नहीं है, इसलिए इस फंक्शन को कहेंगे इट्स नॉट 1 1 फंक्शन। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है। अब मैं ऑन 2 के लिए चेक करूंगा। तो ऑन 2 के लिए इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से काम चला लूंगा, या फिर मैं इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी को काम में लूंगा। क्या प्रॉपर्टी? क्वाड्रेटिक, ये जो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का प्रॉपर्टी ये होता है कि इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब मैं इसके साथ में ये लिख सकता हूं, इट्स ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू बनेगा वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा बनेगा। इसको जैसा कि मैंने कहा था कि y के इक्वल मान लेना, तो मैंने एक्स स्क्वायर को y के इक्वल मान लिया, और अब मैं y के लिए लिखूंगा कि y इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 0, यानी y का जो आउटकम रहेगा, जो वैल्यू रहेगा, जो रेंज के अंदर आएगा वो केवल 0 या 0 से बड़ा वैल्यू रहेगा। 0 से छोटा मेरे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका यहाँ मेरे पास प्री इमेज मौजूद हो। लेकिन यहाँ y के अंदर नेगेटिव नंबर तो है भी नहीं, तो फिर हम इसके अंदर अब एक एग्जांपल से शो करेंगे कि अगर मैं y का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर दूं तो उसके लिए प्री इमेज नहीं है। या फिर ये कह दो कि अगर मैं यहाँ से x को निकालूं तो x का वैल्यू कितना आएगा, √y, और अगर मैंने यहाँ पर लेट किया y इक्वल टू 2 तो ये बनेगा √2
ओके, ये अंडर रूट 2 इक्वल टू एक्स, और x का वैल्यू क्योंकि अंडर रूट 2 आ गया तो अंडर रूट 2 जो है x के अंदर बिलोंग नहीं कर पाएगा क्योंकि x है एक इंटीजर। तो मैंने x स्क्वायर को y के इक्वल माना, स्क्वायर हटाकर अंडर रूट लगाया। अब इस अंडर रूट लगाने के बाद में मैंने यहाँ y को एक नंबर लेट कर लिया। ओके, y एक नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर के अंदर से मैंने 2 मान लिया, 3 मान लो, 5 मान लो, 6, 7, 8, 10, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अलावा कोई भी नंबर मान सकते हो। तो मैंने y का वैल्यू अगर 2 माना तो x का आंसर आ गया अंडर रूट 2, और x के अंदर अंडर रूट 2 बिलोंग नहीं कर पाएगा क्योंकि x है एक इंटीजर, इसलिए अब यहाँ ये लिखेंगे। सो फॉर ऑल, या फिर ऐसे लैंग्वेज में लिख लो, फॉर ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स for all non-perfect square values of y, no existence of domain in x belongs to z, so it's not onto, यानी y की हर एक वो वैल्यू जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसके लिए मेरे पास कोई भी प्रीमेज या डोमेन का एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, इसलिए इस फंक्शन को हम ऑनटू नहीं कहेंगे। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? नो सर। ये समझ आ गया क्या सबको? यस सर, यस सर। ठीक है, ओके, ऑडियो बंद करो सब अपना। तो अब ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जरूर आएगा। इन्वर्टिबल फंक्शन की अब हम बात कर रहे हैं, तो इन्वर्टिबल फंक्शन जो कि 1 1 और ऑन टू का जो प्रोसेस है उसी के ऊपर डिपेंड करने वाला है, इसलिए ध्यान से समझना इसे। कुछ नया नहीं है वैसे इसमें। तो देखो अब हम पढ़ रहे हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन वैसे पहले ये देखते हैं कि होता क्या है। इन्वर्टिबल फंक्शन है कि अगर मेरे पास कोई f एक फंक्शन डिफाइन है x से y के अंदर, यानी x तो है उसका डोमेन और y है उसका को डोमेन, ठीक है। तो अब यहां पर मैं ये शो करूंगा कि y जो है पूरा का पूरा एक तरह से अगर मेरे रेंज का काम कर रहा है तो उस केस में f इनवर्स जो होगा वो एक नया फंक्शन होगा, और वो फंक्शन मेरा किस तरह से होगा, वो होगा y से x की तरफ, मतलब डोमेन बन जाएगा रेंज, रेंज बन जाएगा डोमेन। ये निकलता है कि अगर f1 पुट करने पर 2 आता है तो f इनवर्स के अंदर अगर मैं 2 पुट करूंगा तो उसका आंसर आएगा 1, यानी फंक्शन में अगर मैंने 1 पुट किया और मान लो कि आंसर 2 आ गया तो 1 उसका डोमेन है, 2 उसका रेस्पेक्टिव रेंज का एलिमेंट है। तो फिर इनवर्स एक ऐसा नया फंक्शन बनेगा जिसके अंदर जब मैं रेंज का एलिमेंट पुट करूंगा 2 तो मेरा रेस्पेक्टिव डोमेन का एलिमेंट निकल कर आएगा 1। ओके, तो इसको बोलते हैं इनवर्टिबल फंक्शन जिसका इनवर्स पॉसिबल होता है। जिसका इनवर्स पॉसिबल होता है उसको बोलते हैं इनवर्टिबल फंक्शन। फंक्शन तो हमारा इनवर्स फंक्शन ही होगा, लेकिन फंक्शन की इनवर्स की प्रॉपर्टी को हम इनवर्टिबल बोलेंगे। तो एक फंक्शन जिसका इनवर्स पॉसिबल होता है उसको बोलते हैं इनवर्टिबल फंक्शन। अब मैं यहाँ पर ये चीज बताऊंगा कि इनवर्टिबल फंक्शन के लिए 1 1 और ऑन टू इन दोनों के लिए कौन सा चीज नेसेसरी है और कौन सा नहीं है। और हाँ, इसके लिए अब तुम्हें आंसर देना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनना और एक बार पहले मुझे एक बार चीज जवाब दे दो। रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले समझाया था मैंने ये। रिलेशन में एक डोमेन के 2 आंसर आ सकता है, पर फंक्शन में नहीं आ
बिल्कुल, हर एक रिलेशन एक फंक्शन बन जाएगा अगर उसका एक डोमेन का एक ही आउटकम निकले। अगर एक डोमेन के दो आउटकम निकल रहे हैं या दो से ज्यादा निकल रहे हैं तो उसको रिलेशन तो बोला जाता है, लेकिन उसको फंक्शन नहीं बोला जाता। तो ये लैंग्वेज में ये लाइन सिखा रहा हूं तुम्हें, अभी मैं इसे काम में लूंगा, इसलिए तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूं मैं। तो फंक्शन उसे बोला जाता है जिसमें एक डोमेन का एक से ज्यादा आउटकम नहीं निकल कर आता। ठीक है, वन वन का क्या मतलब होता है? ये अलग-अलग डोमेन के अलग-अलग रेंज आ रही है। बिल्कुल, डोमेन बदलने पर रेंज बदल जानी चाहिए। ठीक है, अब मैं एक दो डायग्राम बता रहा हूं, उनके बेसिस पर बताना कि भाई उनमें से कौन सा वन वन है, कौन सा ऑन टू है, और सब ये कोशिश करना। देखो, मैं यहाँ कुछ डायग्राम बना रहा हूं और उसके बेसिस पर तुम्हें यहाँ जवाब देना है कि कौन सा फंक्शन वन वन होगा, कौन सा ऑन टू होगा, कौन सा दोनों ही नहीं होगा और कौन सा फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, तो पहले मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूं, फिर एक एक करके तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं। बेटा ऑडियो बंद करो सब। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला, क्या वन वन है क्या? फर्स्ट, है सर। बाकी भी अपना जवाब दे दो। है सर। क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 4 एलिमेंट डोमेन के थे। हर डोमेन बदलने पर उसका रेस्पेक्टिव रेंज अपने आप बदलता जा रहा है। 1 का आंसर कुछ और है, 2 का कुछ और है, 3 का कुछ और, 4 का कुछ और। क्या ये ऑन टू भी है क्या? ऑन टू का मतलब होता है उसका कोडोमेन का हर एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। तो यहाँ ए का भी प्री इमेज है, बी का भी है, सी का भी है और डी का भी है। तो मतलब ये पहला फंक्शन हमारा वन वन भी है और ये ऑन टू भी है। क्या कहते हो, ये वन वन है क्या? वन वन ऑन टू? वन तो है, ऑन टू नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें हर एक डोमेन का आंसर अलग आ रहा है। ठीक है, हर डोमेन का आंसर अलग है, इसलिए ये वन वन तो है। लेकिन कोडोमेन का एक एलिमेंट हमारा एक ऐसा है जिसका प्री इमेज नहीं है हमारे पास, इसलिए इसे ऑन टू नहीं कहेंगे। तो ये वाला वन वन है बट नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू नहीं है। ओके, क्या ये वन वन है क्या? ऑन टू? ये वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर मैंने जब डोमेन को चेंज किया 3 पुट करने पर भी, ठीक है चुप रह जाओ, 3 पुट करने पर भी सी आ रहा है और 4 पुट करने पर भी सी आ रहा है। मतलब डोमेन बदला लेकिन रेंज नहीं बदला, इसलिए इसको वन वन नहीं कहेंगे। लेकिन इसके सारे कोडोमेन के एलिमेंट के प्री इमेज है, इसलिए इसको ऑन टू जरूर बोलेंगे। सो ये नॉट वन वन
बट ऑन टू। क्या कहते हो, ये 1 1 है क्या? नहीं है, ऑन टू? on to है, बेटा ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन ही नहीं है तो, फंक्शन ही नहीं है तो 1 1 ऑन टू की बात क्यों कर रहे हो? 1 1 और ऑन टू की बात हम फंक्शन के लिए करते हैं, और ये तो फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट के 2 आंसर निकल गए, इसलिए नॉट अ फंक्शन। ये एक फंक्शन ही नहीं है। और अगर ये फंक्शन नहीं है तो मैं इसके 1 1 और ऑन टू की बात करूंगा ही नहीं। इसका बताओ, क्या ये 1 1 है क्या? नहीं है, 1 1 नहीं है, क्योंकि 4 और 5 दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है। लेकिन ऑन टू है, तो ये बिल्कुल सेम आ गया। ये फंक्शन 1 1 नहीं है, लेकिन ये ऑन टू जरूर है। तो ये हमने 1 1 ऑन टू पढ़ा। अब ध्यान देना, ऑडियो सब बंद कर दो। अब मैं ये चीज पढ़ूंगा कि इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए 1 1 किस तरह से काम करता है। 1 1 जरूरी है या फिर 1 1 जरूरी नहीं है। तो अब मैं 2 फंक्शन लेके चलूंगा, एक जो 1 1 है, दूसरा जो 1 1 नहीं है, और फिर मैं इसको अपोजिट लूंगा, मतलब इनवर्स लेके देखूंगा कि क्या इनवर्स हो सकता है या नहीं होता। एक चीज का ध्यान रखना, किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स है वो भी एक फंक्शन होना चाहिए। किसी भी फंक्शन का इनवर्स एक फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन की डेफिनेशन, उसको तुम यहां पर काम में लेना। देखो मैं यहां 2 एग्जांपल लेके चल रहा हूं, एक वो जो 1 1 है, दूसरा वो जो 1 1 नहीं है। जैसे 1 2 3 4, इधर है मेरे पास ABCD, इधर भी है 1 2 3 4, और इस तरफ है AB एंड C। इसका सबका आंसर बिल्कुल अलग अलग आ रहा है। ये फंक्शन 1 1 है, दूसरा 1 1 नहीं है। अगर सोचकर देखो कि मैं इसको अपोजिट लूं, मतलब इसका इनवर्स निकालूं, तो किस तरह से इस फंक्शन को मुझे लिखना होगा f इज इक्वल टू, ध्यान देना ऑडियो अब बीच में कोई ऑन नहीं करेगा, मैं पूरा डिटेल में इसको बता रहा हूं, मैं इसका पूरा हर एक एलिमेंट लिखकर बता रहा हूं। तो इस फंक्शन का जो अगर मैं रोस्टर फॉर्म तैयार करूंगा तो वो बनेगा 1, A 2, B 3, C एंड 4, D। और जब मैं इसका इनवर्स तैयार करूंगा, इनवर्स में 1 पुट करने पर जैसे A आया, तो अब A पुट करने पर 1 आएगा, मतलब A, 1 B, 2 C, 3 एंड D, 4। और अगर मैं इसको यहाँ पर f लिखूंगा तो f मेरा फंक्शन होगा 1, A 2, B 3, C एंड 4, C। और अगर मैं इसका भी इनवर्स तैयार करूं तो ध्यान देना A, 1 B, 2 C, 3 एंड C, 4। अब मुझे ये बताओ, क्या ये फंक्शन है क्या? ये फंक्शन है क्या? फंक्शन ही नहीं है तो, क्यों नहीं है? फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है? वो एक टी के 2 आंसर आ गए, बिल्कुल, 2 आंसर आ गए, सी एक सिंगल एलिमेंट की तरह इसमें काम कर रहा है, जिसके 2 आउटकम निकल कर आ रहे हैं। मतलब अगर ये मेरा फंक्शन 1 1 नहीं लूंगा तो फिर उसका जो इनवर्स है वो एक फंक्शन की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। इसलिए 1 1 का होना बहुत जरूरी है अगर मुझे कोई फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो। ऑडियो बंद करो। तो यहां पर जब मैंने ये फंक्शन 1 1 नहीं था और मैंने जब उसका इनवर्स निकाला, तो इनवर्स के अंदर मुझे एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसके एक से ज्यादा आउटकम आएंगे, और फिर हम उसे फंक्शन तो नहीं कहेंगे। इसलिए इन्वर्टिबल या इनवर्स तभी हो सकता है जब वो 1 1 होता है। क्योंकि यहां से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको उल्टा सोचकर देखता हूं तो ये एक
आराम से एक फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। तो अब इन्वर्टिबल या इनवर्स के लिए नेसेसरी चीज हो गई 1 1। अगर कोई 1 1 है तो ही वो इन्वर्टिबल हो सकता है या हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, वरना नहीं। चलो ये बात तो थी 1 1 की। अब मैं देखता हूं कि ये इन्वर्टिबल ऑन टू के ऊपर भी डिपेंड करता है क्या। तो मैं ऑन टू के साथ में इसका रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब ध्यान देना, मैंने ये वाला एक एग्जांपल ले लिया जो कि ऑन टू है, और अब मैं दूसरा एक एग्जांपल लूंगा जो ऑन टू नहीं है। जैसे 1 2 3 4 यहां पर है ए बी सी डी ई। 1 1 तो क्लियर हो गया, तो 1 1 तो नेसेसरी हो गया, इसलिए मैं इस वाले फंक्शन में भी 1 1 को जरूर फॉलो करूंगा और 1 1 का ही मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखूंगा, बट नॉट ऑन टू। तो 1 का आंसर है ए, 2 का आंसर है बी, 3 का है सी, 4 का है डी। तो ये मेरा 1 1 फंक्शन जरूर है लेकिन ऑन टू नहीं है क्योंकि मैंने 1 1 के ऊपर जो डिपेंड कर रहा है ये उसको आराम से पढ़ लिया है, और मैंने ये पता कर लिया कि इन्वर्टिबल के लिए 1 1 नेसेसरी है, तो मैंने ये 1 1 ले लिया। अब मैं ऑन टू को चेक करना चाहता हूं, तो एक मैंने ऑन टू लिया, दूसरा मैंने ऑन टू नहीं लिया। अब हमने इन्वर्टिबल या इनवर्स का मतलब समझा था कि डोमेन बन जाता है रेंज, रेंज बन जाएगा डोमेन, जस्ट अपोजिट हो जाएगा ये। अगर x से y के अंदर था तो y से x के अंदर डिफाइन हो जाएगा। मतलब अब अगर मैं उल्टा फंक्शन पढ़ूंगा तो उल्टे फंक्शन के लिए ये वाला तो इधर आ जाएगा a b c d e, और ये आ जाएगा इस तरफ 1 2 3 4। तो अब अपोजिट इनवर्स में आंसर कैसे देगा? 1 का आंसर a था तो a का आंसर 1, 2 का आंसर b था तो अब b का आंसर 2, 3 का आंसर था c तो अब c का आंसर है 3, 4 का आंसर था d तो अब d का आंसर है 4, और e का तो कोई आंसर ही नहीं है। इनवर्स भी एक फंक्शन होता है। और सुन लेना, पहले अपना ऑडियो बंद कर लो, पहले बोलने की जल्दबाजी नहीं है, एक बार सुन लो पहले। इनवर्स भी मेरा एक फंक्शन है, वो कोई नया चीज नहीं है, वो भी एक फंक्शन माना जाता है। और वो डोमेन किस चीज का होता है, किस बात का डोमेन, जिसे मैं पुट ही नहीं कर सकता। जैसे यहां पर ई को मैं पुट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका कोई रेस्पेक्टिव आंसर नहीं है। तो किस बात का डोमेन है ये डोमेन किस बात का है? फिर डोमेन का मतलब क्या निकला? तो डोमेन का मतलब होता है जिसको मैं पुट कर सकूं। तो यहां पर अगर ई खाली रह गया तो मैं जब अपोजिट जाऊंगा, जब इनवर्स जाऊंगा, तो इनवर्स के तौर पर मुझे ई को पुट करना पड़ेगा, और ई का कोई रेस्पेक्टिव आंसर आया है नहीं, तो एक तरह से ई मेरा डोमेन नहीं बनेगा। इसलिए मुझे अगर ई को डोमेन बनाना है तो ई यहाँ कोई ना कोई एक प्री इमेज के साथ जुड़ा होना जरूरी है। ओके, तभी मैं ई को इनवर्स के टाइम पर डोमेन के तौर पर पुट करूंगा, और फिर इसे मैं एक तरह से फंक्शन के डोमेन में काउंट करूंगा। इसलिए ये जरूरी बात हो गया कि इधर एक भी एलिमेंट मेरा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज नहीं हो, वरना मैं उसे इनवर्स के वक्त डोमेन में पुट नहीं कर पाऊंगा। और एक ऐसा कौन सा डोमेन है जिसे मैं पुट नहीं कर सकता? डोमेन का तो मतलब होता है जिस वैल्यू को हम वहां पर पुट कर सकें। तो इसे अगर मैं पुट नहीं कर सकता तो फिर ये डोमेन किस बात का, डोमेन में क्या काम कर रहा है फिर ये? ओके, इसलिए अब ये चीज जरूरी हो गया कि इसका भी प्री इमेज होना चाहिए। इसलिए अब हम कहेंगे कि इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए ऑन टू का होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ऑन टू फंक्शन नहीं है तो मैं उस एलिमेंट को डोमेन में काउंट नहीं कर पाऊंगा। और ऐसा कौन सा डोमेन होता है जिसे मैं पुट नहीं कर सकता? वो तो डोमेन में शामिल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इस फंक्शन का यानी इन्वर्टिबल का ऑन टू भी होना जरूरी है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए अब दो केस नेसेसरी हो गए। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों को क्लियर कर देता है तो हम उसको इन्वर्टिबल फंक्शन कहेंगे और उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई फंक्शन 1 1 या ऑन टू में से एक भी चीज में अटक जाता है तो उसको हम इन्वर्टिबल नहीं कह सकते। तो इन्वर्टिबल होने के लिए ये दोनों केस क्लियर होने जरूरी है, 1 1 भी और ऑन टू भी। अब बोलो, किसी को कुछ पूछना है? सबको ये चीज समझ में आ गई?
ठीक है, यस सर। तो बेटा मैं इस क्लास को यहीं पर ओवर करूंगा और अगली क्लास में मैं इनवर्स फंक्शन, थैंक यू सर। कंपोजिशन और कंपोजिशन का इनवर्स के साथ में रिलेशन, ये चीज करवाऊंगा। ठीक है बेटा, ओके सर। ओके।